नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार जज एनआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। Please do subscribe to the channel. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Nation Now. And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and there's a whole lot of people, by the way. और प्रदीप जी, we saw Emmanuel Macron jogging at Churchgate. मतलब जबरदस्त. The French president is here in Mumbai. We saw him jogging at Churchgate. उसके बाद मरीन ड्राइव तक गए भागते भागते. जबरदस्त. मोदी जी के साथ मीटिंग हुई नहीं. और तो छोड़िए कि 110 रफाल. We buying 110 new Rafale fighter jets. Fantastic. मेरी समझ में थोड़ा डिले हो गया. Because this is going to take at least 2 or 3 years before they get delivered. We require at the very least, because 41 squadrons have been agreed to as far as the defense ministry is concerned. We are down to 29. We need 12 new squadrons. मेरा ये मानना है कि ये सब 2-3 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जल्दी से जल्द अगर डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है. Otherwise our air force is really and truly stretched, because you need to plan for a true front war. And now, considering the status of Bangladesh, you need to plan for a 3-front war. Yes, exactly. Now, and China breathing down our neck all the time. We had first Pakistan active, and China was passive. Now China itself has, come out saying that the open threat where India is concerned, moving toward that this country is moving to the third largest economy of the world, and they're catching up. So, देखिए साहब, ऐसा है, आखिर में हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को कोई रोक सकता नहीं. कोई भी सरकार आए, मैं ये मान करके चलता हूं, भले ही लोग मुझसे भी एग्री करें या ना करें, वो अलग बात है. कोई भी सरकार आए उसको वही करना पड़ेगा जो आज मोदी सरकार कर रही है, भले आप whether you like it or not, because we are 156 करोड़ people, 156 करोड़ लोग हैं हम लोग. We have to see to it that our talent is utilized properly. आपको हर उस जगह पर डील करनी पड़ेगी, हर उस जगह पर बातचीत करनी पड़ेगी, हर उस जगह पर आपको भारत के लिए अच्छी से अच्छी टर्म्स लेनी पड़ेंगी. That's it. At the end of the day, I don't really know where the controversy lies. In fact, कांग्रेस के पास और ऑपोजिशन के पास प्रदीप जी इतनी चीजें हैं, विरोधी पक्षवाद इतनी चीजें हैं जिसके ऊपर आप जो हैं वो मतलब माशाल्लाह सरकार को आप कॉर्नर कर सकते हैं. आप क्या मतलब कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये डील अच्छी नहीं हुई, झुक गए, लुट गए, ये हो गया. अरे कोई झुकता नहीं है भाई, किसी डील में कोई नहीं झुकता. सीधी सादी बात है. फाइनली यू एग्री टू अ डील व्हिच इज गुड फॉर एवरीबॉडी. सीधी बात है. एंड एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड, how long do you think this deal is going to last? Which is the most important point which nobody is asking. That's the elephant in the room. प्रदीप जी, बाकी देशों के साथ अगर आप डील करते हैं ना, आपको मालूम है यूके के साथ आपने डील करी, फ्रांस के साथ करी, ऑस्ट्रेलिया के साथ करी, न्यूजीलैंड के साथ करी, साउथ अफ्रीका के साथ आप करने वाले हैं, ब्राजील के साथ आप करने वाले हैं, यूएई के साथ आपने करी, कतार के साथ नहीं है, ओमान के साथ करी. आपको मालूम है दिस इज गोना लास्ट फॉर एवर टिल सच टाइम एज बोथ पार्टीज गेट टुगेदर एंड चेंज इट. A Trump deal is of no consequence. अरे 2 साल तो बचे हैं उसके ट्रम्प के, 2.5 साल बचे हैं, उसके बाद कौन सी डील? He is not coming back. Let's be very clear. And there is every possibility 2026 में इलेक्शन होने वाली हैं, सर, for the Congress and the Senate. yes. मिड टर्म इलेक्शंस. और अगर मान लीजिए डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी आ गई, जैसे कि लग रहा है कि अभी आने वाली है, ट्रम्प साहब को इंपीच कर देंगे वो सर. If they get a majority in both the Senate and the Congress, they will not allow Trump to continue. So what deal? We just have to be patient. हाँ भाई ठीक है, सब कुछ तेरा, कोई बात नहीं, तू ग्रेट आदमी है, चल, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? No, until the deal is signed, you don't know what Trump might again take an about turn. He might, कोई बड़ी बात नहीं है. 25, 50, 18, 25, 50, 18. Or he might even bring it down to 5. But the point is, you must remember this. Let's go to our guests first. Let's go straight across to our guests. They've been waiting for some time. Let's go across to them. आसिफ फारूकी साहब, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है सर, इतने दिनों के बाद. लवली. और क्या, ही इज ग्रोन अ मुस्टैच सर. नमस्कार सर. मूछे बढ़ा ली, मतलब जबरदस्त लग रहे हैं सर, क्या बात है. थैंक यू रियली लवली. फिल्म स्टार लग रहे हैं सर, बिल्कुल 1960s के.
बहुत जबरदस्त। मुझे लग रहा दिलीप साहब की मतलब जो है आपके दोस्त हुआ करते थे। लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं आपको बता दूं, दिलीप कुमार साहब और आसिफ फारूकी साहब देवर लाइक दिस, मतलब उनके राइट हैंड थे ये आसिफ फारूकी साहब दिलीप कुमार साहब के, ये आपको बता दूं मैं तो। क्या बात। रियली मतलब और सबसे बड़ी बात यह है, शायद आपको मालूम नहीं है लक्ष्मण साहू जी साहब, आसिफ फारूकी साहब वॉज वेरी क्लोज ऑल्सो टू अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी आपको बता दूं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बहुत क्लोज हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस में रहे, क्योंकि ऐसा है कि कांग्रेस के साथ लॉयल्टी, तो इसलिए हमेशा कांग्रेस में रहे, लेकिन वाजपेयी जी के बहुत करीब थे, ये आपको मैं बता दूं वैसे। सर बैलेंस बात हर इंसान के साथ है जो बैलेंस जी दुरुस्त बात। बट यू द मुस्टैच इज लुकिंग रियली नाइस सर, थैंक यू। रियली सूट्स यू, फैंटास्टिक। वो एक एक्टर हुआ करते थे हमारे उधर के गुजरांवाला के, उसके बाद वो बॉलीवुड के अंदर बड़े बहुत बड़ी उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया, उनका नाम श्याम हुआ करता था, श्याम और सुरैया की जोड़ी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, बिल्कुल श्याम वाली शक्ल है सर आपकी, जबरदस्त बिल्कुल। बस एक घोड़ा मिसिंग है, क्योंकि श्याम हर पिक्चर में घोड़े के ऊपर आया करते थे, फैंटास्टिक। सो आसिफ फारूकी साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आज इतने दिनों के बाद आप आए। आसिफ फारूकी साहब आप ये बताएं भाई, फ्रांस के प्रेसिडेंट यहां पर आए हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन जी, और उनको दौड़ते हुए देखा मैंने, आई विश आवर प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मैंने भी देखा सर आज वो, बहुत जबरदस्त सर, क्या फिटनेस है सर, मानना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो जो वो एक्सरसाइज करते हैं ऐसे तो प्रदीप जी करते हैं एक्सरसाइज, वेरी फ्रेंकली प्रदीप जी हर रोज 2 घंटे जिम में जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, मतलब और दूसरी चीज क्या है कि अभी हिंदुस्तान ने जो 110 राफाल्स की जो डील करी है, विच इज फैंटास्टिक, एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम द 20 न्यू राफाल्स वी आर गेटिंग फॉर द नेवी, विच इज विद रिगार्ड टू डिफेंस। मेरा आपसे ये कहना है सर कि यूएस के साथ जो डील हुई है, अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उसके ऊपर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है? क्योंकि उसके तो अभी तक पूरे डिटेल भी नहीं आए हैं, और जब डिटेल आएंगे तब देखा जाएगा। अब ट्रम्प साहब तो कुछ भी लिखते रहते हैं, ट्रम्प साहब ने कहा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो, होता कुछ नहीं है। लेकिन फिर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है, वो जरा बताइए ना सर प्लीज, आसिफ फारूकी साहब। नहीं सर, जिस तरीके से पिछले दिनों यूएस ने जी इंडिया के साथ में व्यवहार किया है, तो उनकी किसी भी बात पे हमको बहुत आपत्ति है सर जी। एंड आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने धोखा दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बहुत अच्छे से हर तरीके से समझाते रहे कि यूएस हमारा दोस्त है, और पास में भी उसकी बड़ी हमारी चर्चाएं रही और बहुत वेलकम किया हमने एक दोस्त की तरह से। लेकिन जब कभी भी मौका आया तो किसी भी तरीके से, ख़ास तौर से ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने हमको बहुत बुरी तरीके से नकार दिया सर। और मुझको लगता है कि जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, हमको टैक्सेस लगाया उन्होंने अपने सामानों के ऊपर ज़ीरो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल बात नहीं करना चाहता क्योंकि इतना कोर बात करके फ़ायदा नहीं है, मुझको भी उसकी नीटी ग्रिटी का इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 18% पहले तो 50% लगा दिया, फिर उसको 18% किया, तो मुझको लगता है कि उनकी नीयत साफ़ नहीं है सर, और इसलिए हम लोग को उनकी किसी भी डील को करने में बड़ी आपत्ति रहती है। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके साथ डिसएग्री नहीं करता हूँ। वी कैन नेवर ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेट्स बी वेरी क्लियर। शुरू से अमेरिका का जो रवैया रहा है, एक्सेप्ट एक छोटे से 2 दौर को छोड़ करके, एक दौर था जॉन एफ कैनेडी साहब के वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाइना के ऊपर, चाइना ने जब हम पर अटैक किया, उसके बाद पंडित जी ने JFK को लिखा और JFK ने न जाने कितना असला, कितना सामान वगैरह हिंदुस्तान में भेजा। एक तो वो वेरी अनफॉर्चुनेटली जॉन एफ कैनेडी जूनियर साहब, ही वॉज असैसिनेटेड इन 1963 November 22, द मोस्ट फेमस असैसिनेशन इन रीसेंट हिस्ट्री। और उसके बाद बराक ओबामा साहब के वक्त, तब भी बहुत अच्छा रहा, और बराक ओबामा साहब जो थे उनका तो रिलेशन हर एक से बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ भी और मोदी जी के साथ भी बहुत बहुत बढ़िया उनके रिलेशन रहे। बट द यूएस का रवैया हिंदुस्तान की तरफ अगर आप देखें, शुरू से लेकर के आज तक हमेशा ऐसा ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएस में, सॉरी लक्ष्मण साहू जी साहब, आई होप यू डोंट माइंड, मेरा ये कहना है बिकॉज आई हैव कवर्ड डिफेंस हेल ऑफ अ लॉट, क्या है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक टेक्नोलॉजिकल पैरिटी हुआ करती थी, शुरू से थी। हर बार अगर आप देखें, द अमेरिकन्स हैव डिस्टर्ब दैट। पहले उन्होंने उनको सेबर जेट दे दिए, पैटर्न टैंक दे दिए, फिर उसके बाद अब F-16 दे दिए। सो इंडिया हैज हैड टू फॉलो सूट। मतलब जो पैसा हम लोगों का, अब तो खैर हिंदुस्तान बहुत अमीर हो गया है, उस वक्त money which was so badly needed for poverty alleviation program, for infrastructure,
गरीबी हटाने के लिए जो सारा जो पैसा था वो डिफेंस में लगाना पड़ता था हमको। तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं है, आपको मतलब सरकार की तरफ से irrespective of anything else, after all it is the Indian Prime Minister, we must support him, don't you think so Correct. sir? बोलिए सर। आसिफ फारूकी साहब। हाँ, नहीं, मुझको लगता है कि सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया रहा है तो हम उसकी अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्लियरिटी चाहते हैं कि जो भी हमारी डील उनके साथ में हो रही है उस क्लियरिटी के साथ हम लोग को उसमें कदम उठाना चाहिए। वरना आज के माहौल में जिस तरीके से और भी बहुत बातें आई हैं, शायद उसको यहाँ बोलना मुनासिब नहीं है। तो हमेशा हमको ये लगा है कि यूएस ने हमारे साथ कोई दोस्ताना रवैया नहीं रखा है, सिवाय इसके जो दो एक बातें आपने बताई जिस वक्त। जी। और इंडिया इटसेल्फ जो है एक बड़ा नेशन है और उसमें हमारी एक मर्यादा है, हमारा एक इकोनॉमी है, और हमको उन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए फारूकी साहब बात यह है कि कांग्रेस के पुराने लीडर्स आलोचना कर रहे राहुल गांधी जी का। मणिशंकर अय्यर जी ने कहा मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, बट मैं राहुलवादी नहीं हूं। आई एम नॉट राहुलवादी। मैं कांग्रेस कम है, कांग्रेस इज शॉर्ट बिकॉज राहुल गांधी शॉर्ट। राहुल गांधी के लीडरशिप को चुनौती दिया है मणिशंकर अय्यर ने, बोले कि कांग्रेस का सब जिस प्रकार से आज यह हालत है राहुल गांधी जवाबदार है। तो कांग्रेस के अंदर ही एक विरोध है लीडरशिप के लिए राहुल गांधी जी का। आप किस प्रकार से देखते हो उस चीज को? मुझको ऐसा लगता है कि सर मैं बहुत छोटा हूँ उसमें इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से, लेकिन पर्सनल व्यू ये है कि ये सीनियर लीडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई चीज़ का हर्ट हुआ होगा तो उतनी, लेकिन यंगस्टर्स को आज बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं सर। जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, कल्चर बहुत बदल गया है, तो ये बट ऑब्वियस है कि ये चीज़ें सामने आएंगी और कुछ लोग उसको मीडिया में आके बोल देते हैं, कुछ लोग घर में बैठ के बोलते हैं। मुझको लगता है अगर कोई भी इस किस्म की बात है, मैंने भी देखा वो उनका स्टेटमेंट, वो जाके केरला में कहीं बैठ गए और वहाँ से उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो मुझको लगता है वो अगर लीडरशिप के साथ बैठ के बात कर लेंगे तो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। बट आप किस प्रकार से देखते हो राहुल गांधी जी के लीडरशिप को? हाउ डू यू, आपको ट्रस्ट है, आपको फेथ है आपको राहुल जी? मुझको लगता है कि मेरा ट्रस्ट, जाहिर सी बात है मेरे लीडर है तो वो तो एक है बंधा हुआ है, लेकिन आप अगर जनरल नज़र से भी देखें तो आज की तारीख में जिस तरीके से भी वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं सर, और इस कंट्री को हित में काम कर रहे हैं, इस बेबाकी के साथ जो चीज़ें वो सरफेस पे लेके आते हैं, आई डोंट थिंक कि वहाँ कोई एक ऐसा इंसान या लीडर हम अपोजिशन में है जो वो इतनी सफाई के साथ बोल सके। एक दूसरे स्टेट में है ममता जी, वो बोलती हैं कि हर गलत चीज़ के ऊपर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी तन मन धन के साथ निकल आती हैं। उसी तरीके से आप यूँ देखिए कि एक ही शख्स नज़र आया और वो है राहुल गांधी, जो पूरे इंडिया के लिए और इंडिया के इंसान के लिए, जो एक एक बच्चा है उसके लिए वो अपने उसकी सच्चाई को बोलते हैं। उन्होंने पास्ट में जितनी बातें उंगली उठाई थी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, जो शक जाहिर किया था, वो अब सारा क्लियर जो है सामने आ रहा है कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट जो बातें और जो उसूल बनाती है उसमें कितनी खामियां रहती हैं। उस चीज़ को राहुल जी ने पहले उजागर किया हुआ है। अगर उस पर ध्यान दें तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे गिरने से बच जाएगी सर। लेकिन एक चीज़ है इसमें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है, ये बात देखा भी हम लोगों ने, कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। अब मुझे याद है जब अरुण जेटली साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे लोकसभा में, और उसके पहले राज्यसभा में सुषमा स्वराज जी, जिनका जन्मदिन कल था शायद, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करती थी लोकसभा में, तो मतलब कोई पाबंदी थी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, वो भी क्या बेबाक तरीके से बोलते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ बैठ करके और स्पीकर साहब के साथ बैठ करके बड़े प्यार से, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब के साथ बैठ करके एक कुछ खाका जो है वो तय हो जाना चाहिए।
नहीं सर, कि भैया मैं आई एम आगे सॉरी टू बढ़िए। इंटरप्ट। हाँ, बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। मैं आपने भी देखा होगा, पूरी जग जाहिर है, वो पूरा पार्लियामेंट के अंदर जो तमाशा हो रहा है वो एक साजिश है। अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब मैं कांग्रेसी हूँ, मैं इस तरीके से बात करूँ तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए। मैं खुद यहाँ पे हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछूंगा कि भाई ये कहाँ तक जायज़ है। वो आप उसकी ज़ुबान तक खोलने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मुझको लगता है कि आप किसी भी लेवल पे ये लोगों ने एक तय कर लिया है, ये 2-4 लोग बीजेपी के अंदर वो तय कर लेते हैं जिसको सारे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि स्पीकर को वो आज़ादी है जो कानून ने दी है, वो उतनी अपनी आज़ादी को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा राहुल जी मुंह खोलते नहीं थे कि उनको रोक दिया जाता था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था। किरण रिजिजू जी के साथ में मेरे ख्याल से ऑफिस में जाके अपोजिशन लीडरों ने मुलाकात भी की, उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी मुद्दे पे बोलने के लिए भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। प्रेसिडेंट के जो स्पीच है उसके ऊपर आप बात कीजिए। प्रेसिडेंट के भाई, प्रेसिडेंट ने इकोनॉमी के ऊपर बात की। इकोनॉमी की जब बात आएगी तो उससे रिलेटेड वो अमेरिका तक चले जाएंगे कि किस तरीके से हमारे सारे जी दुरुस्त बात। जी तो लेकिन आप ये बोलते नहीं अमेरिका की बात मत कीजिए, अरे साहब नहीं वो इंग्लैंड की सर बात। लेट मी गो टू लक्ष्मण साहू साहब। लक्ष्मण साहू साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, दो चीजें आती हैं सामने। एक तो मैं चाहूंगा कि जो नेता प्रतिपक्ष जो हैं यानी राहुल गांधी जी, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, वो तो सबके सामने है। ये कहा जा रहा है कि वो जो आर्टिकल 327 है उसके तहत नहीं बोल रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि भाई उन्होंने कहा कि जनरल नरावने की जो किताब है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, प्रकाशित नहीं हुई है, उससे वो कोट करना चाह रहे थे। वो उससे नहीं कोट कर रहे थे, वो कोट कर रहे थे कैरावैन मैगजीन को। कैरावैन मैगजीन ने उसके एक्सर्प्ट्स कुछ अंश छापे हैं, उसको वो कोट कर रहे थे। अब मेरा ये कहना है कि एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सर आप जानते ही हैं कि रूल क्या होता है पार्लियामेंट में। अगर आप कुछ कहते हैं, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है, यू हैव टू ऑथेंटिकेट। राहुल गांधी साहब खड़े होकर के ये बोलते हैं कि मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं, मेरे सिग्नेचर लीजिए, मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लेकर के आइए। ऐसी क्या बात है? अगर उन्होंने गलत बोला है तो जो सजा प्रिविलेजेस कमेटी तय करेगी वो दीजिए उनको, लेकिन बोलने तो दीजिए सर। लक्ष्मण साहू जी साहब, ये तो डेमोक्रेसी है ना, बोलने में क्या आपत्ति है? और क्यों उन्होंने जनरल नरावने को कोट किया? उनका यह कहना है कि क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की जो स्पीच थी उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आया, इसलिए उन्होंने हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल नरावने, उनकी किताब से कोट किया। दैट्स इट। तो लक्ष्मण साहू जी साहब, आपको लगता नहीं है ये डेमोक्रेसी है सर? कभी कभी मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है, हमारी और आपकी भी नहीं बनी है। मतलब इन पब्लिक प्राइवेट में तो बनती है सर, वो तो आप भी जानते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं बनती है, नहीं बनती है, वो डेमोक्रेसी है सर। आपके विचार अलग, हमारे विचार अलग। अब आप बोलें सर। साहू जी साहब प्लीज प्लीज गो अहेड सर। बजाज साहब, नंबियार साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव सर, बोलिए सर। आज की चर्चा हम शुरू होने से पहले आज की तिथि, आज की तिथि तो एक, आज अपना जो भारतीय तिथि का जो पंचांग है उसके हिसाब से हमारे महाराष्ट्र में आज माघ मास खत्म हुआ है। आज माघ अमावस्या है जी। अमावस्या शाम को 5:30 बजे खत्म हो गई और फाल्गुन की प्रतिपदा भी शाम को चालू हो गई जी, 5:30-6 बजे। दूसरी बात, आज 17 फरवरी है। 17 फरवरी हम क्रांतिवीर लहूजी साळवे जो हमारे गुरु स्थान पर है, जिन्होंने भारत के इतिहासकालीन जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो सहभागिता जिन लोगों ने दी, जहां से लोकमान्य तिलक जी से लेके आगे सब, उनको सबको जो तंदुरुस्त शरीर होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो सिखाया उनको, जिसको हमारे इसमें अभी जिम, अभी की भाषा में जिम जल्दी समझता है, लेकिन व्यायामशाला निकालकर उस समय इन लोगों को जिन्होंने सब सिखाया और क्रांतिकारकों को भी प्रशिक्षण दिया, ऐसे क्रांतिवीर लहूजी साळवे जी का आज पुण्यतिथि है उनकी, तो उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दूसरे हमारे ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने वाले वासुदेव बळवंत फडके जी का
उनका भी आज स्मृति दिन है 17 फरवरी का। उनको भी मैं यहाँ अभिवादन करता हूं और फिर आज की चर्चा के लिए हम शुरुआत करेंगे। पर बात ऐसी है कि जहां तक मोदी साहब 2014 से कमान संभाले है भारत की, तो 14 से 19 हो, 19 से 24 हो और आगे के एक साल के बाद के दिन हो, जहां से सरकार बदली है और हिंदुस्तान की राजनीति एक नए रास्ते से चल रही है, तो ऑपोजिशन का रोल अदा करने वाले विकास की धारा में कितने साथ है। अपनी देश की जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो सबको एजेंसियों को बदनाम करने का, चुनाव आयोग को बदनाम करने का, ईडी को बदनाम करने का, कोर्ट को बदनाम करने का, मिलिट्री को बदनाम करने का और विदेशों में जाकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारे देश की बदनामी करने की, अगर ये हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन करते होंगे तो फिर इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे दल के प्रति हमारा जनाधार क्या क्यों कम हो रहा है, हमारे नेता लोग हमको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये सब सोचने पर उन्होंने मजबूर होना चाहिए। बल्कि व्यक्तिगत कड़वाहट करके राजनीति में जी द्वेष के साथ सामने आना, पेश आना, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति के लिए जो बातें जिस सम्मान के साथ होनी चाहिए, उसकी पद की जो गरिमा रखनी चाहिए, वो छोड़कर अगर ऑपोजिशन लीडर अगर बात करते हैं सब जगह पे, तो उन्होंने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? जब कोई भी बात होने दो, देश के दुश्मन के साथ जैसे बर्ताव होता है, ऐसा अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात करेंगे तो कैसा चलेगा? जी हम क्या सबक देना चाहते हैं? तो कोई भी प्रांतों में जाकर वहां की अस्मिता को ठेस लगाना, ठेस पहुंचाना, कोई भी बात, मणिपुर का मामला होने दो, म्यांमार का मामला होने दो, महाराष्ट्र का मामला होने दो, कर्नाटक का होने दो, केरल का होने दो, दिल्ली का होने दो, मिलिट्री का होने दो, पुलवामा का होने दो, कोई भी बात होने दो, हम देश के साथ हमारी ईमानदारी कहां है, यह तलाशने की जरूरत पड़ रही है, यह तलाशने की नौबत आ रही है। साहब जी ये भी साहब, सोचना पड़ेगा हमको। राहुल गांधी जी का कहना है, यही राहुल गांधी का विचार है, आप चर्चा क्यों नहीं करते? आपने किसानों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं किसान नेताओं से मिला, वो डरे हुए हैं कि पूरे यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहां पर आए, उनका क्या होगा। जो फ्रूट सेलर्स है, जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले, बिकॉज मोदी जी और आरएसएस ने जबान दिया था कि हम जो मछुआरे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, जो किसान है उनके इंटरेस्ट। हाँ बोलिए साहब, हाँ बोलिए प्रदीप जी, हाँ। बात ऐसी है कि राहुल जी ने खुद की अपनी पर्सनली छवि से बाहर आना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कार्यकाल में जो जीआर उन्होंने संसद में फाड़ डाला था, मैं इस जीआर को मानता नहीं हूं। अगर ये संविधान को मानते नहीं है, संसद को मानते नहीं है, अपने प्रधानमंत्री को मानते नहीं है, अपने दल को मानते नहीं है, ये खुद के छवि से उन्होंने बाहर आना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? आज उनके नेता लोग, जब आपने चर्चा की शुरुआत की थी मणिशंकर अय्यर जी से, हमारे जो प्रवक्ता है हमारे, वो सम्मान के साथ उन्होंने बात किया जी, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी के बारे में आपको सवाल पूछना पड़ता है। शशि थरूर जी के बारे में जो वातावरण बन गया था, बीच में खरगे जी के बारे में वातावरण बन गया था, अपने पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं के बारे में यह चर्चा बाहर जब होती है तो उन्होंने खुद के छवि से बाहर आना चाहिए। दल को भी मानने का नहीं, देश को मानने का नहीं, व्यवस्था को मानने का नहीं है, और अपने एक घरों में अंधकार में डूब के रहने का, इसके बाहर आना चाहिए। उनके पास से ज्यादा उम्मीदें थी, उनकी उम्र और उनको मिली हुई जो विरासत, उनका उस सम्मान करते हुए उनके पास से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हम रूलिंग और ऑपोजिशन सब समान मानने वाले लोग हैं, 50 साल 60 साल भारतीय राजनीति में काम करते हैं, हमने भी सब लोग देखे हैं। लेकिन संवाद में कड़वाहट लाना, डिस्कशन में बिटरनेस लाना, ये इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। क्या लेकिन सर जिम्मेदारी के साथ पेश आ रहे हैं? लक्ष्मण साहु जी साहब, ये तो बात आपकी ठीक है,
जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं और विदेश में जाकर के देश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और तो और छोड़िए स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करते वक्त देश के खिलाफ बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान का ये हो गया वगैरह, वो ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के कुछ रूल्स होते हैं। यू आर अलाउड समथिंग विद इन पार्लियामेंट, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। अगर राहुल गांधी जी ने मान लीजिए कुछ देशद्रोह का काम किया है, जैसा आप बोल रहे हैं, अगर देशद्रोह का काम किया उनको अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए। लेकिन सर, अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बोलने तो दिया जाए। मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल है, कोई टेंशन नहीं है सर, आपको जो बोलना बोलिए। जहां तक राहुल गांधी जी, मेरा राहुल गांधी जी के साथ मेरी एक ही आपत्ति है, जो मैं चाहता था कि आसिफ फारूकी साहब उस पर कुछ बोले। मेरी आपत्ति एक है कि सरकार से आप जो हैं कड़े सवाल पूछें, क्यों नहीं पूछते? मैं तो ये मान करके चलता हूं लक्ष्मण सौजी साहब और आसिफ फारूकी साहब, राहुल गांधी जी बीजेपी की बहुत मदद कर रहे हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अरे भैया, जो फॉरगेट अबाउट द यूएस डील को छोड़ दे, कितने साल के यूएस डील सर? ट्रम्प साहब के 2.5 साल तो और बचे हैं, उसके बाद क्या होने वाला है? और हो सकता है वो भी ना हो। इसी साल में अगर कांग्रेस, यूएस कांग्रेस यानी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इनकी अगर मेजॉरिटी चली गई रिपब्लिकन पार्टी की, तो इंपीच कर देंगे उनको, बाहर कर देंगे उनको सर, 2 साल और, दैट्स इट। लेकिन मेरा यह कहना है कि जहां तक भारत का प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल आज सर आप महाराष्ट्र के समृद्धि मां को देख लीजिए, क्या हालत खराब है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हर जगह पे, 7 दिन के लिए बंद है, हालत खराब है। जहां पर आप जाइए, एमएमआरडीए का मेट्रो बन रहा है मुंबई में, ऊपर से स्लैब गिर रहा है। सर, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन विच यू कैन टॉक टू द गवर्नमेंट। इनको नरावणे साहब की किताब पता नहीं कौन एडवाइस कर रहा है उनको, लक्ष्मण सौदी साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर राहुल जी को ज्यादा बोलने देंगे, आपका बहुत फायदा होगा सर। अब लक्ष्मण सौदी साहब आप बोले इस पे प्लीज। साहब, अभी संसद में जो बातें चल रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो चर्चा में जो 2 दिन पहले से मामला आया, जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पे जो बातें चलती है जी, आप भी मीडिया के बहुत बड़े लोग हैं, संसद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर महिला सांसदों को सहायता लेकर अटैक करने का ये गली के जो गुंडे लोग करते हैं, ये अगर लोग संसद में करने लगे तो क्या ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसके बारे में कुछ बोलेगा? सर प्रियंका कहा गांधी उन्होंने, प्रियंका इसका गांधी ने समर्थन बोला, है उनको। उन्होंने बोला नहीं है, ये झूठ बातें है। हम चर्चा में लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर ये दायरे में अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ये अगर ऑपोजिशन पार्टी इसमें होंगी, तो क्या ये संसद का ये आदर्श हमको देना है सबको दुनिया में? सर, आप कानून के सर वो गलत है सर, वो गलत है। प्रियंका गांधी जी ने बोला ये है ऐसा होता है, काय का कानून बात करते हैं आप? घिनौने धंधे चालू कर दिए आपने संसद में सर। अच्छा, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। प्रियंका गांधी जी ने मना बराबर किया। है क्या? इसके बाद कि कहा शराब, कांग्रेस और शराफत इसका कोई रिश्ता रहा है? जुबान खोल के आए आप लोग, क्या संसद में, संसद के बाहर भी कभी सोचा आपने? आपका जनाधार कम हुआ है, खोले आपके नेता लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने पहली बार बोला है, अगर व्यक्तिगत घमंड से अगर आदमी बाहर आएंगे तो ठीक होगा। हमारे लीडर पे लगा रहे हैं। जितने भी मामले कांग्रेस के हुए हैं, कांग्रेस के पास कोई नीतिमत्ता बची है देश के साथ रहने की? देश के साथ ईमानदारी से पेश आती है कांग्रेस? लगाते हैं सर वैसे झगड़े लगाकर, सब घर में झगड़ा लगाकर, और कांग्रेस ने अपनी जो नीति अपनाई है, क्या एजुकेशन नीति अपनाई थी? एजुकेशन की नीति अपनाई 50 साल आप ईमानदारी में थे देश के साथ। आप देश के साथ ईमानदारी है, इसका सबूत देना पड़ेगा आपको अभी कांग्रेस वालों को। लक्ष्मण सौजी साहब की चर्चा करके कुछ फायदा नहीं है सर। वैसे आपका चेहरा क्या है? कांग्रेस की विश्वासार्हता बढ़ाने के लिए साहब, आगे आने के नरेंद्र मोदी साहब, कांग्रेस की मोदी साहब विश्वासार्हता कितने आगे आती है वो तो सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ मोदी साहब रखने के लायक कांग्रेस ने बनना चाहिए। साहब जी साहब, मोदी साहब ने कहा, मोदी साहब
ये आप मोदी साहब ने कहा जो उचित है वो कीजिए, जो उचित है की बात करती है जो साहब जी साहब बच्चे हैं कहीं भी साहब जी साहब जहाँ भी जाओ देश के खिलाफ कारनामे साहब जी साहब जनता को देश एक के कर- विरुद्ध साहब जी, जब फारूकी साहब आप दो मिनट अमेरिका का उदाहरण देते हैं फारूकी साहब चाइना जरा- का उदाहरण क्यों नहीं देते? चाइना के साथ नेहरू जी ने जो किया, नहीं है सर। साहब जी साहब आज तक कांग्रेस ने जो चाइना के साथ किया, आपने कभी ईमानदारी में श्वेत पत्रिका बताया? आज पूरी जो आपकी संस्थाएं हैं वो दिख रहा है कि पार्लियामेंट में चाइना आप के फंड के ऊपर opposition चलती leader है। को अपनी इसका आपको जुबान कुछ नहीं भी है। खोलने नहीं देना चाहते, गुंडागर्दी आप करना चाहते हैं वहाँ आपकी पे। आपकी ये नैतिकता ऐसे जिंदा है, डेमोक्रेसी में नहीं आपकी होगा नीतिमत्ता सर। जिंदा आप है जीत के कांग्रेस आए वालों हैं, की। कैसे जीत के आए हैं वो भी देश के दुनिया खिलाफ को कारनामे पता करने है। का पूरा साहब जी देश के साहब खिलाफ पूरे कारनामे करने के साहब जी साहब, अगर मोदी साहब कह रहे हैं कि जो उचित है वो कीजिए, जो उचित है वो कीजिए, जनरल नरवणे को कहा, तो जनरल संकोच में क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? आपको फुल अथॉरिटी दी है, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे जनरल्स को फुल अथॉरिटी। बोलिए आप बोलिए। देखो हमने विरोधी दल का जितना सम्मान करना चाहिए वो पूरा सम्मान देते हैं, इसलिए आज ये बाहर है। नहीं तो सलाखे के पीछे 10 साल पहले होते थे गांधी परिवार। सर, क्या आप बात करते हैं आप? अंदर कर दीजिए, अगर गलत काम किया है वो भी अब जनता वो को हो मालूम गई है। पड़ेगा। आपको आप लेकिन अगर जमानत पे बाहर technically रहकर ये धंधे करते हैं, कानून से ये भी आप ध्यान में गलत रखो। हैं वो, तो आप अंदर करके देख लीजिए, वो आप भी करके जमानत देखिए। पर है, हम आपकी डेमोक्रेसी हिम्मत का तो सम्मान जमानत करते पर हुए नहीं है, पर नहीं है, आप लोग सर। बाहर आप हो। कानून से बात कीजिए, गांधी बेकानूनी परिवार बात बाहर मत क्यों कीजिए। है? ये आप हमारा देखिए, अब जमानत का पर नहीं बड़प्पन है। युवा हमने कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी को इकोनॉमी जाना कहा जा है। रही सर, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस। चरण पे है और आप इसी में बात फंसे करते हैं, हैं आप आप बोल नहीं देश सकते। सर, वो के केस खिलाफ डिसमिस हो गया। कारनामे करते करते पूरी जिंदगी जा रही है आपकी। देश के साथ कहाँ ईमानदार हो आप? हाँ, 12 साल से हम देख रहे हैं सर कि सर, आसिफ देश फारूकी कहाँ जा रहा है। साहब। अरे आपने 70 साल देखा है, आप 12 साल के क्या देखा? हमने भी 70 साल अरे देखा अभी है। की बात कीजिए, कोई 70 शिक्षा साल में नीति को आपको हमको हिंदुस्तान को फाउंडेशन इतनी मजबूत दिया बर्बाद है करके कि छोड़ा आप लोगों उसके ने। ऊपर काम कर फारूकी सकते हो साहब, सर। आप 12 साल के बाद आपको क्या अंदाजा फारूकी नहीं है कि क्या साहब, फारूकी फाउंडेशन साहब है। 12 साल बात आप करते हो। सर 12 साल साल आपने जो किया वो शर्मनाक भारत है। देश की जो बात हमको करते हैं उसका- उसका फारूकी साहब, फाउंडेशन आप देखिए वो कि कितनी उसके ऊपर मजबूत ब्रश इस कांग्रेस मारते से मारते है। हमारा सर, दिल सत्ताल दहकता साहब ने है। माफी मांगी है। आज जिस सर, तरह से आपके विकास हुआ है, महाराष्ट्र जिस तरह प्रदेश से कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, के जिस तरह अध्यक्ष से जो विकास हुआ हैं है, सौजी वो साहब, कांग्रेस का एक नेता बोलता नहीं है। सौजी साहब टीपू सुल्तान को लेकर के जरा आज शशि सबकाल थरूर जी साहब को जरा ने, जाके मिलिए। अरे सुनिए अरे तो सही सबकाल शशि साहब। थरूर जी क्या कहते हैं आज? हाँ ठीक है सर। सबकाल साहब जो महाराष्ट्र के एमपीसीसी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई, मुझे टीपू सुल्तान का की तुलना जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं करनी चाहिए थी। अब ये आसिफ फारूकी साहब आप बताएं ये क्या है? मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी इनको बीच में टपकने की? इसमें एक तरफ आप वीर सावरकर के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, फिर आप जो है टीपू सुल्तान की आप तारीफ कर रहे हैं। अरे करिए ना, अगर आपको, अगर देखिए साहब, इफ इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, इट्स अ पॉलिसी देखिए सर, ये डिसीजन, पहली नो बात प्रॉब्लम। तो ये जो जी। दोनों नेता है ये लोग के कारनामे अगर आप दोनों के जोड़ें तो हमारी आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा है। इन्होंने आसिफ फारूकी और नामबियार साहब या नेशन नाउ के लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और उसके लिए अपनी जानें, अपना सत्ता, अपना सुख दुख सब गंवाया। तो कंपेयर करना एक दूसरे से ये सिस्टम ही गलत है। ये दोनों का एक अपना मकाम है, चाहे वो मुसलमान रहे हों चाहे हिंदू रहे हों। हम आप उनको आज इस दौर में कहीं हिंदू नज़र से देखते हैं, कहीं मुसलमान नज़र से देखते हैं, तो इसको कंपेयर करना बहुत ही गलत बात है सर। तो सबकाल साहब ने किया ना सर, क्या जरूरत पड़ी थी आप इनको? एक दूसरे से कंपेयर करके दोनों का मकाम ऊंचा या नीचा नहीं कर सकते। तो उनको ये जरूरत मेरा- क्या पड़ी सर? कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी? आप महाराष्ट्र में हैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं सर, आप महाराष्ट्र में हैं, वीर सावरकर जी के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी हर रोज। अब सबकाल साहब ने शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि एआईएमआईएम ने चालू कर दिया ये टीपू सुल्तान का। उनका क्या काम है वो तो आपको मालूम ही है। सबसे ज्यादा घाटा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा एआईएमआईएम की तरफ से, वो कांग्रेस को पहुंचा है। क्या जरूरत पड़ी है सर ये सब बोलने की? मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, इतनी ज्यादा चीजें हैं सर। किसानों को मुआवजा अभी तक पूरा नहीं मिला है। जहां तक के लड़की बहन का सवाल है, अब जाकर के ये कहा गया है कि 27-28 फरवरी को जो बाकी पेंडिंग था वो मिल जाएगा। उसके अलावा जो कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए थी सोलापुर में, कोल्हापुर में, हर जगह पे, वो अभी तक पेंडिंग है। उसका क्या करने वाले हैं? जो पूरी की पूरी रेत घुस गई थी हर जगह पे। फारूकी साहब कहां हैं आप? आ गए फारूकी साहब।
जो रेत पूरी की पूरी खेतों में घुस गई थी उसको हटाने के लिए क्या, इतने ज्यादा मुद्दे हैं सर जिस पे बात कर सकते हैं। क्या आप टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज, उसके ऊपर फिर आज माफी मांगनी पड़ रही है सबकाल साहब को? सर क्या जरूरत पड़ी थी? आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस को क्या हो गया है? यू यूज्ड टू बी वेरी क्लेवर सर, कांग्रेस यूज्ड टू बी वेरी फोरसाइटेड। को उसका कंपेयर करने की जरूरत नहीं है सर जी। अब उन्होंने क्या बोला और उसके लिए वो उनको गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी जी, माफी मांगी। थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक गॉड फॉर दैट, रियली एंड ट्रूली स्पीकिंग। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मण साहू जी साहब, आपने उंगली उठाई थी टीपू सुल्तान को लेकर के, बोलिए सर। नहीं साहब, टीपू सुल्तान वो मुस्लिम है इसलिए वजह से हम चर्चा नहीं करते जी। कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, हिंदू और मुस्लिम की चर्चा नहीं। देश के साथ बेईमानी, हिंदुस्तान के साथ बेईमानी है। ये चर्चा हिंदू और मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो कार्य किया, वो देश के लिए जो किया, और टीपू सुल्तान ने जो संहार किया वो धर्म के आधार पर किया। हम कश्मीर में जो आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी, वो कश्मीर का आतंकवादी और टीपू सुल्तान हम तरीका मानते हैं। कोई गलत बात बोलना चाहते हैं चलेगा तो सर मैं आई थिंक इज बेटर स्टॉप हियर कि हम लोग इस तरीके से बदतमीजी की बात बुजुर्गों के लिए ना करें। अरे टीपू सुल्तान तुम्हारा कौन लगता है? इस देश के लिए चर्चा करेगा, आपको बुरा लगता है? टीपू सुल्तान के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपका नॉलेज बहुत कम। अरे मेरा नॉलेज क्या कहाँ पूछते? मेरा नॉलेज बहुत सही है। जो आतंकवादी है टीपू सुल्तान आतंकवादी था और है। और मेरे ख्याल से आप इस पे खामोश रहिए तो ज्यादा बेहतर है। आप हम क्यों खामोश रहेंगे? अच्छा लेकिन फारूकी साहब, हिंदुओं का संवार होता है, तुमको बुरा लगता नहीं है, यही हमारी मतलब। लेकिन फारूकी साहब, हिंदुओं का कत्लेआम होता है, तुमको अच्छा लगता है? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये राहुल गांधी का प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है। आज किसी का भी कत्ल होता है वो बहुत खराब बात है। लेकिन फारूकी साहब आप ये बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए सबको टीपू सुल्तान का सम्मान करते हुए। लक्ष्मण साहू जी साहब बात करते हो, लक्ष्मण साहू जी साहब छोटी सी बात। अरे फारूकी हाँ, साहब छोटी सी बात, जो आतंकवादी है सर फारूकी साहब छोटी सी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीपू सुल्तान को ये दुनिया छोड़े हुए कितने साल हो गए? सेरिंगापट्टनम का जो सीज था, जो वहां पर युद्ध हुआ, वहां मरे हुए सब न जाने उनका देहांत हुआ, वहां पे जाने कितने साल हो गए। ये बात लाने की आवश्यकता क्या थी? मेरा तो सवाल ये है, अभी की बात करिए ना। लेट्स टॉक अबाउट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सीधी बात है सर, अभी की बात करिए। जैसे मैंने कहा शोलापुर कोल्हापुर में सर रेत घुसी हुई है, उसमें सारे के सारे फील्ड्स में हालत खराब है सर, उसके बारे में बात करिए। किसानों के बारे में बात करिए। अभी वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर मैं मानता हूं हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी जबरदस्त है। प्रेसिडेंट मैक्रोन यहां पर आए हुए हैं सर, उनको जॉब करते हुए देखा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा सर, वो दौड़ रहे थे चर्च गेट पे, जबरदस्त। और मोदी जी ने आज जी बोलिए सर प्लीज। बजाज साहब एक बात मैं कार्यकर्ता के नाते में सामने लाना चाहता हूं। बोलिए सर। अब बात कहां से चालू हो गई जी? मालेगांव कॉरपोरेशन में जो सत्ता पर आ गए जी, अब एक तो मालेगांव की छवि क्या है, वहां को चुनाव क्या है, वहां की राजनीति क्या है, सब लोग पूरे हिंदुस्तान वाले जानते हैं, भारत भर जानते हैं, नासिक जिले में जानते हैं। बात ऐसी है कि जब चुनाव हो गया तो डिप्टी मेयर के केबिन में अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई जाती है, वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर होनी चाहिए संविधान के नाते, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन एक ही तस्वीर लगाने के और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण करने का कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहना चाहिए? अगर उनको राष्ट्र नीति पड़ी है, राजनीति पड़ी है, जरा भी महाराष्ट्र के बारे में लज्जा है तो क्या बोलना चाहिए उन्होंने कि भाई ऐसा मत करो। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तुलना करके वो उनके जैसे थे, ऐसा बोलकर ये जो नमक छिड़कने जो काम है राष्ट्रनीति के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, भारतीय मतदाताओं के ऊपर, क्या इसका कुछ भी नहीं है? जिम्मेदार राजनीति और हम विपक्ष से सम्मान करना चाहते हैं। आप काहे को नमक रगड़ रहे हैं? ये चर्चा क्यों नहीं? अगर गलती की है आप काहे को रगड़ रहे? बंद कीजिए उसको। आपने बात बोला ना, दोनों भी नेता है, आपने भी वही बोला है, कहिए आप बोलिए, कंडेम करिए उसको। फारूकी साहब आपने वही बोला जो सबका साहब ने बोला, उन्होंने माफी मांगी, जो सबका साहब ने बोला। आप क्या बात करते?
मुझे मालूम है मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। उसको रगड़ रहे मेरा हो बिला बोलने बिला? का जब डेसिबल गलत चढ़ता है बात मुझे कर रहे अच्छी हो तरह मालूम होता है मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपने भी वही बात की जो सप्ताह साहब ने की, आप क्या बात करते? चलिए अभी बात कर लें सर। अभी मैं आपको Can पूछता we हूँ talk about- साहू जी साहब, डेप्यूटी मेयर मालेगांव का कहा कि ये टेम्पररी टिप्पू सुल्तान का पोर्ट्रेट निकाला है, ये रिपेयर होने के बाद फिर टिप्पू सुल्तान का पोर्ट्रेट लगेगा वहां पर, फिर डेप्यूटी मेयर मालेगांव, फिर टिप्पू सुल्तान, बोलिए फिर लगेगा वहां पर। नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। ये किसके लिए कर रहे हो, वो काय के लिए कर रहे हैं, ये करने का मकसद क्या है उनका आगे का, ये करने का मकसद क्या है? टिप्पू सुल्तान का उद्दतीकरण करने का ये कौन से, ये अगर भारतीय संविधान मानते हैं तो संविधान के ऊपर वो डेप्यूटी मेयर बने हैं, संविधान के ऊपर चुनाव जीते हैं, जी, दुरुस्त बात है। संविधान का सम्मान करने के बावजूद ये टिप्पू सुल्तान का उदात्तीकरण क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटोकॉल के तहत जो तस्वीर वहां पे होनी चाहिए वही होनी चाहिए। अंबेडकर साहब की होनी चाहिए, महात्मा गांधी की होनी चाहिए, या फिर आप राष्ट्रपति के होने चाहिए, या छत्रपति प्राइम शिवाजी, मिनिस्टर के या होने महाराष्ट्र में चाहिए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के लगाएं। बट टू एंड दैट सब्जेक्ट ओवर हियर, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन विद दिस। आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस सर, ये मानसिकता क्या बनने जा रही है? सर, ये कौन से ऐसा मानसिकता का हम है समर्थन करने जा रहे हैं? सर, ऐसा है, मैं आपको फिर दोबारा एक बड़े प्यार से बोल रहा हूं, कांग्रेस का डिक्लाइन कहां से शुरू हुआ? क्योंकि कांग्रेस में कुछ ऐसे एडवाइजर थे जिन्होंने गलत एडवाइस दी लीडरशिप को, इसकी वजह से कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ। अब जाकर के कांग्रेस में काफी लोग ऐसे आए हैं कि कांग्रेस को 54 सीटों से 101 सीट लेकर के आए हैं, तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे ना। अब जाकर के देश के मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं आसिफ फारूकी साहब, आज मैक्रोन साहब यहां पर हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है, पता नहीं आपको आप कितना फॉलो कर रहे हैं कि नहीं इसको, आई एम श्योर यू मस्ट बी फॉलोइंग इट। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत जो है अभी नंबर 3 है पूरी दुनिया में, बहुत जल्दी नंबर 1 हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं बिकॉज यू योरसेल्फ आर इन्वॉल्व्ड इन आईटी। mouthshut.com आपका ही है। सर, आप मुझे ये बताइए आसिफ फारूकी साहब, सर, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग प्रॉपरली इन एवरीथिंग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि और आप क्या देखना चाहते हैं इसमें, व्हाट मोर डू यू वांट टू सी? आप बताइए ना, क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या करें, एक टैक्स हॉलीडे दें, क्या करें, और कितनी सब्सिडी दें हमारे आईटी सेक्टर को, वगैरह वगैरह, बताइए ना सर। नहीं सर, आप आईटी की बात छोड़िए, आप क्यों नहीं नौजवानों की बात करते? सर, नौजवान तो आ गए ना बीच में, की बात क्यों नहीं करते? आज फार्मर्स के साथ में आपको नहीं लगता है कि राहुल जी ने जो बात खोली थी जी कि भाई जिस तरीके से आज वो 0% पे अमेरिका अपने सारे माल फार्मर्स के गेहूं चावल दाल लाके यहाँ डंप कर देगा, तो हमारे किसानों का क्या हाल होगा? सर, गेहूं चावल दाल दी आने वाली, गेहूं चावल दाल ओनली कॉर्न इज गोइंग, जो भुट्टे होते हैं ना, भुट्टा जिसको बोलते हैं, वही आने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उल्टा है, ये भी आपको बता दूं, ट्रंप साहब की अभी हालत ये खराब है क्योंकि कैनेडियन वीट आ नहीं रही है वहां पे। कनाडा ने मना कर दिया है अमेरिका को गेहूं बेचने के लिए। सर, भारत से अब गेहूं जाएगा अमेरिका, ये तो बल्कि उल्टा है, ये बता दूं आपको मैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और तीसरी चीज ये भी है, ये भी आपको बता दूं कि अभी तक सर, अक्टूबर से लेकर के अभी तक, सितंबर एंड से लेकर के अभी तक ट्रंप साहब के जो 50% टैरिफ थे वो लागू हो गए थे, वो खत्म होंगे 1 मार्च से। ठीक है सर, अभी जो डील हुई है, जो 50% टैरिफ था, आवर प्रोडक्ट्स आर स्टिल बीइंग टैक्स्ड एट 50% इन द यूएसए, दैट विल बी फिनिश्ड आफ्टर 28th of February। लेकिन उसमें भी 160 प्लस हमारे ऐसे आइटम थे जो 0% टैरिफ पर इंपोर्ट होते हैं यूएसए में, 160 प्लस आइटम्स। ये आपको बता दूं सर मैं। अब आप बोलें सर। फारूकी साहब, जो आप कह रहे हैं, एक चीज है, जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डर का संकेत किया। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, हेलो, आवाज गई, अभी आपकी खांसी की आवाज है। जो राहुल गांधी जी जो डर फरमा रहे हैं कि ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा, हमारे फ्रूट सेलर्स का क्या होगा, हमारे कपास वाले को क्या होगा, टेक्सटाइल वाले को क्या होगा,
और वही उमर अब्दुल्ला साहब ने वही हाईलाइट किया कि कश्मीर के जो फ्रूट सेलर्स है, वो फ्रूट का क्या होगा, वो कौन सा मार्केट, तो एक संकेत है। बोलिए 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 फारूकी साहब। हाँ नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि इसकी वजह से हम लोग के फार्मर्स पे जिस तरीके से वीज़ा का रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और हम लोग की फॉरेन पॉलिसीज़ जो है उसको क्लियर नहीं करवा पाई है, हम लोग हमारे बच्चे जो है आईटी सेक्टर में जाके इतनी ज़्यादा इकोनॉमी का उन्होंने पूरा रिवाइवल कर दिया था, लेकिन उन बच्चों के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वो फाइटिंग नहीं कर पाए जिस तरीके से हमारा वीज़े का रिस्ट्रिक्शंस आया, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है गलत तरीके से हुआ। आज अगर हमारे माल के ऊपर 18% टैक्स लग जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी मुश्किल में हो जाएंगी, और वो 0% पे ला के यहाँ डंप कर देगा। तो मुझको लगता है कि इन मुद्दों के ऊपर इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा, और अमेरिका तो इतना जायंट है कि वो हमको बड़े बुरे तरीके से वहाँ फंस देगा, तो जिसका हमको डर लगा रहता है। सर वी आर ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम। क्लैरिटी से बात करें जी तो फारूकी उसमें साहब, क्या आपकी बुरी बात बात दुरुस्त क्या है, है सर? आपकी बात दुरुस्त है, 12 साल क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सामने बता दूं, जो प्रदीप जी ने अभी बात करी उमर अब्दुल्ला साहब की, कश्मीर के एप्पल्स की और हिमाचल के एप्पल्स की, दे आर ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम। सर ऑस्ट्रेलिया से जो एप्पल्स आ रहे हैं ना, और छोड़िए जापान से जो एप्पल आ रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ए ह्यूज कंपटीशन फॉर आवर एप्पल्स। जो हमारे देसी सेब जो हैं उनके लिए जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट नाउ इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड। लक्ष्मण साथी साहब मैं आपसे पूछता हूं, ऑर्गेनिक और वो कचरे वाला सब आता है, दिखने में बड़ा खूबसूरत है, और वो डंप कर देते हैं, और हमारा ऑर्गेनिक जो है वो पीछे रह जाता है। हम लोग मार्केटिंग और उतनी सफाई नहीं आती। 12 साल के आपने 12 साल के हिसाब कर रहे थे मोदी साहब का, 12 साल के मोदी साहब, मैंने 2 मिनट लक्ष्मी साहब, 12 साल में मोदी साहब ने इनकम टैक्स का रिलीफ दे दिया, 12 लाख का इनकम टैक्स का रिलीफ दे दिया, जीएसटी के दाम बड़ा एकदम कम कर दिए, जिसमें पूरे देश के सेल्स बढ़ गए, ऑनलाइन सेल्स बढ़ गए, कपड़े अलग अलग चीज बिकने लगे, और अभी जो इतने जबरदस्त एफटीए सब जगह साइन किया, मोदी साहब का कहना है लोगों को फायदा हो गया, मार्केट ये पूरे ग्लोब एक छोटा मार्केट हो गया है। तो 12 साल का उपलब्धि हमेशा मोदी साहब का प्रो पीपल रहा है। फारूकी साहब बिफोर सर देखिए, आप ये सब बात मत कीजिए। आज ही मैं एक कहीं पढ़ रहा था कि जो हमारे नौजवान जाके आर्मी में पैर कट गया या अपाहिज हो गए, जो पेंशन मिलती है, जो रिटायर हो गए, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट। पहली बार लगा 100 साल में, पहली बार 100 साल में पहली बार लगता है कि क्या गवर्नमेंट का जहन है। सर उससे तो बीजेपी में खुद में ऑपोजिशन है। बीजेपी के एमपीज जो है उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया इसका, उन्होंने खुद बोला है कि इसको वापस लीजिए, ये जो डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन जो है, जी हाँ, आई एग्री विद यू सर, ऑन दैट आई एग्री विद यू। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक और बात करता हूं, दिस इज अ वेरी अनपॉपुलर व्यू जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, बहुत अनपॉपुलर चीज है, और मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, थ्रेड्स पे मेरी हर रोज जो धुलाई होती है, कहने कहते मुझे बड़ा मजा आता है, इतनी गालियां पड़ती है मेरे को, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे पाप धुल रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप मुझे बताइए, हम लोग आजाद कब हुए? 1947 में। कितने साल हो गए? 89 साल हो गए, 79 ईयर्स। सर 79 ईयर्स से हम आजाद हैं, कब तक हम लोगों को प्रोटेक्ट करके चलेंगे सर, आप मुझे बताइए। हाँ, हमारे फार्मर्स का जहां तक सवाल है, आप कांग्रेस को और बाकी सब लोगों को, इनफैक्ट बीजेपी में भी बात यह चल रही है कि उनको उतनी ही सब्सिडी दी जाए जो हमारे किसान हैं, जो कि अमेरिकन किसानों को मिलती है। अमेरिकन किसानों को जो यूएस गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट 85% सब्सिडी देती है सर, वो आप भी दीजिए सर्टेनली, बट द प्रोडक्ट हैज टू बी सो गुड। हमारा प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू कम्पीट इन द वर्ल्ड। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन्स में, बाकी हर जगह पे हम कम्पीट कर रहे हैं ना, इसी तरह फार्म प्रोडक्ट्स में भी कम्पीट कीजिए, डरते क्यों हैं? मेरा यह कहना है कि हमें अपने लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं लक्ष्मण साहू जी साहब, आप बताएं प्लीज। बजाज साहब, जहां चर्चा, देखो सबसे पहले ट्रंप साहब ने जो हमारे बारे में रवैया अपनाया था जी, 50% टेरिफ का जी, उनको पीछे लेना पड़ा, 50 से लेके 40, 40 से लेके 30, 30 से लेके 20। अभी जो हालत बनी है, ये कोई अपने आप नहीं हुई है ना,
ये हमारे राजनीतिक डिस्कशन से, राजनीतिक व्यवहार से, हमारी ईमानदारी से वही हुआ है ना। जी ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ उनका रवैया, उन्होंने जिस तरीके से अपनाने का सोचा था उनको करने को नहीं आया है। यह हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने जो एक इच्छा जताई है उसके मुताबिक उनको सुनना पड़ा, वो करना पड़ा। सर आपको रशिया ऑयल इसके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने आपको मजबूर किया, जहां से आपको फायदा पहुंच रहा था उन्होंने सर अभी कितना फायदा पहुंच रहा है? सर अभी कितना फायदा पहुंच रहा है? साहब अभी आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो फॉरेन डेलीगेशन के साथ कोई भी चर्चा होती थी, आज वो चर्चा हमारी मुंबई में हुई। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए ये हमारी गर्व की बात है। ये जो फॉरेन की जो बातें आज तक किसी जहां तक सीमित थी, ये आज मुंबई का जो स्थान है, महाराष्ट्र का जो स्थान है, ये वर्ल्ड लेवल पे ये जो आज आ गया, ये अपने आप नहीं आया है। ये हमने जो रवैया अपनाया है देश का नहीं आपने रवैया नहीं, आपको मैं बता दूं, ये इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके लिए मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है सर, ये अमेरिका, यूरोप जो है ना, बहुत बड़ी मात्रा में अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस लायक हमारे मुंबई को इस प्रेस्टीज से ये बनाया, मुंबई को बनाया, महाराष्ट्र को बनाया, हमारा इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर देश की राजनीति में गुड इतनी पॉपुलेशन है, उनको लगता है कि ये बहुत सही जगह है उनके कारोबार करने के लिए। सर फारूकी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, फारूकी साहब आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वही बात मोदी जी भी बोल रहे हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप बीजेपी में जाने वाले हैं। सर मोदी जी ने भी यही बात करी है, उन्होंने ये कहा कि ये मोदी को मिलने नहीं आ रहे हैं, 140 करोड़ इनको कस्टमर दिख रहे हैं, 140 करोड़ इनको ग्राहक दिख रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। समझना चाहिए सर कि वो किसको जी, वो बिल्कुल मोदी जी ने बोला है ये। लेकिन अभी अभी जो आपने बात करी थी ना रशियन ऑयल की, सर वी आर स्टिल इंपोर्टिंग 1.1 मिलियन बैरल्स अ डे। नहीं, लेकिन हमको बंद करना है सर विच इज ऑल राइट। कोई हमारी शादी थोड़ी हुई है रशिया से। अगर सर एक्सक्यूज मी सर, पूरी बात सुने आपने। सर आपने कोई बात करी है, मुझे जानकारी देने दीजिए सर, प्लीज प्लीज अलाउ मी सर, यू आर माय फ्रेंड सर। सर Reliance has just been given a general license to buy Venezuelan oil without approaching the United States. डायरेक्टली कर सकते हैं। नंबर 2, हमारी ONGC का ऑयल फील्ड है वेनेजुएला में। बाय द वे, जो पिछले 20 साल से ये जो भाई साहब जो हैं, जिनको उठाकर ले गए थे ट्रम्प साहब, जिनको अंदर डाल दिया न्यूयॉर्क में, उन भाई साहब ने वो रोक दिया था। इट इज आवर $640 मिलियन इन्वेस्टमेंट, जो हमारी वैसी की वैसी पड़ी है। हमारा सर वो हमारा ऑयल फील्ड है, वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम देयर। पॉइंट इज दिस, अगर वेनेजुएलन ऑयल, अमेरिकन ऑयल या कोई और भी ऑयल, अगर उसकी लैंडेड कॉस्ट, ओरिजिन कॉस्ट नहीं, लैंडेड कॉस्ट अगर रशियन ऑयल के बराबर है, तो हमारी कोई रशिया से शादी हुई है क्या? We will buy it from anywhere, कहीं से खरीदेंगे भाई। अभी प्रॉमिस किया उन्होंने। डायरेक्ट फायदा इंडिया को तो नहीं हो रहा था सर, बिल्कुल फायदा है, क्योंकि उस वक्त रशियन ऑयल जो था सर, एक बैरल के ऊपर हमारा फायदा था $8 का। नहीं सर, वो आज की तारीख में डायरेक्ट सर, और रिलायंस को फायदा था उसका। प्लीज, so then why you protesting? No, 1 minute प्रदीप जी, then why you protesting? फिर तो आपको प्रोटेस्ट करना ही चाहिए, नहीं चाहिए। अगर रशियन ऑयल खरीदने से भारत को फायदा नहीं था, सिर्फ रिलायंस को फायदा था, फायदा नहीं था तो बंद कर दिया, ऐसी क्या बात है? You can't have it both ways, sir. Sir, you cannot have it both ways. I want to ask Saudi sir, जब कोई देश कह रहा है कि हमारा देश को कहता है, इस देश भारत देश को मोदी साहब को कह रहा है कि आप रशियन तेल मत खरीदो, क्या ये इंटरफेरेंस नहीं है साउदी साहब? ये हमारे इंटरनल डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं। ये कौन होता है हमको बोलने वाला कि इससे तेल करो, उससे तेल करो, इससे मत खरीदो, इससे मत? ये हमारा डिसीजन, हम डिसीजन लेंगे साउदी साहब। राहुल गांधी, जहां तक मोदी जी है, हमारी परराष्ट्र नीति है, फॉरेन मिनिस्टर है, आज तक भारत ने 12 साल में जब से हमने कमान संभाली है, हम किसी भी विदेश के दबाव में आकर काम करते नहीं है। ऐसे दबाव की बात नहीं है, आपने देखे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है, न चाइना के है, न रशिया के है, न अमेरिका के है। हमने भारत की नीति अपना कर ही हमारा कद ऊंचा किया है। सौजी साहब, ये दबाव नहीं है, सौजी साहब दबाव नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है।
आप अमेरिका से हर जगह पर लोहा नहीं ले सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते। सर आज की तारीख में आपको मालूम है अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड है उसमें हम लोगों का सरप्लस है 41.12 बिलियन डॉलर्स का। वो कम होने वाला है अभी सर नहीं सर, वो ज्यादा, प्रदीप जी देयर आई डिसएग्री विद यू, वो ज्यादा होने वाला है बिकॉज आपके लेदर गुड्स, आपके गारमेंट्स, आपके टेक्सटाइल्स, आपके हैंडीक्राफ्ट्स, आपके बाकी सब चीजें दे विल बी अवेलेबल फॉर जीरो टैरिफ्स ऑल ओवर यूएसए। सीधी बात है सर। राहुल गांधी जी का सऊदी साहब No, ये sir. आंकड़ा है कि अभी 48 बिलियन का शायद हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी ट्रंप ने मजबूर किया हमको 148 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करें, जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो खत्म हो गया। तो ये नुकसान, इसलिए राहुल गांधी जी, सऊदी साहब ये कह रहे हैं कि नुकसान का डील है, इसलिए राहुल गांधी जी आंदोलन प्रदीप जी एक छोटी सी बात करूं आपसे, छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे जी भी साथ में जुड़े हैं, साहब वो भी कोई आंदोलन नुकसान पे। का डील हमारी भारत सरकार अमेरिका के साथ करेगी नहीं। लेकिन सर ऐसा है, मैं आपको छोटी सी बात एक बता दूं आप दोनों को, महानुभावों को, जो 148 बिलियन डॉलर्स की बात करी है ना ट्रम्प साहब ने, सर उसमें 100 बिलियन डॉलर्स के तो प्लेन खरीद रहे हैं हम लोग। इंडिगो और एयर इंडिया ने जो ऑर्डर प्लेस किया है सियाटल में, वो तो 100 बिलियन डॉलर्स वहीं हो गए। थैंक यू वेरी मच। उसमें क्या है? और दूसरी चीज क्या है कि जहां तक यूएसए का सवाल है, वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विद यूएसए राइट नाउ, ठीक है। वो ट्रेड सरप्लस मेरी कैलकुलेशन में बरकरार रहेगा और 2 साल के बाद दुगना हो जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि ट्रंप साहब को यह मालूम नहीं है कि इंडियन आईटी सर्विसेज, इंडियन बैक ऑफिस सर्विसेज, हमारे जितने भी सर्विसेज हैं वो 0% पे हैं अभी भी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला, सीधी सादी बात है। और जहां तक अमेरिकन का सवाल है, मेरा यह कहना है कि हार्ली डेविडसन के ऊपर हमने 0% टैरिफ कर दिया, ठीक है सर। मोटरसाइकिल जो होता है ना हार्ली डेविडसन, सर अब वो अवेलेबल होगा 6 लाख लिए, जो पहले 8-8 लाख का आता था वो 6 लाख में अवेलेबल होगा, 4 लाख में अवेलेबल होगा। लेकिन उसको खरीदेगा कौन? सर आप मेरी बात सुनिए, जो आदमी 6 लाख अफोर्ड कर सकता है वो 8 लाख भी अफोर्ड कर सकता है। जो अभी खरीद रहे हैं वही खरीद रहे हैं सर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सो एक्सपेंसिव। उसके ऊपर आप भले आप 0% टैरिफ लगाइए या आप 20% टैरिफ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फॉर एग्जाम्पल जो फोर्ड की सर वो डीएमसी जो आती है ना गाड़ी, उसके ऊपर फ्रॉम 110% द टैरिफ हैज कम डाउन टू जस्ट अबाउट 5%, ठीक है सर। बट दैट कार ऑलरेडी कॉस्ट दैट, बाय द वे, दैट एसयूवी ऑलरेडी कॉस्ट 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ की गाड़ी है सर वो, 2.5 करोड़ से 2 करोड़ पे आ जाएगी। तो जिसके पास 2 करोड़ है, जिसके पास 2.5 करोड़ है, वो 2 करोड़ खरीद सकता है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, दैट इज माय ओपिनियन। बट फारूकी साहब, जो मोदी साहब ने जो गुलामी के मानसिकता, गुलामी के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है उसका अंत जब किया, उनका कहना है कि तीर्थ सेवा, तीर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर 125 साल से अब 125 साल के बाद नया देशी विदेशी जो मानसिकता उसको खत्म करके मोदी साहब ने 125 साल के बाद सेवा तीर्थ पीएमओ वहां से और सब इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो ये गुलामी के मानसिकता को निकालना, एक स्वावलंबन, एक अपना आइडेंटिटी, विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, जो विश्व गुरु के भारत का, इसमें आलोचना राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? मानसिकता बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी का चैलेंज है इंडिया के इतिहास में, इस देश के इतिहास में। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप हुआ है वो ये 12 साल में हुआ है, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर फार ईस्ट से लेके पूरे। तो यहां विरोध क्यों? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिख नहीं रहा फारूकी साहब? सर ऐसा है कि जुमलेबाजी करके कुछ फायदा नहीं है। आप अपने पड़ोसियों का हाल देख लीजिए, आपके साथ में कोई एक खड़ा होने तैयार नहीं। ऐसी क्या वजह है कि आपका कोई साथ देने के लिए तैयार कब नहीं? साथ दे रहा था सर? कब दिया है साथ सर? एक इंस्टेंस बता दीजिए। 1971 की लड़ाई में सोवियत यूनियन के अलावा, क्योंकि सरदार स्वरण सिंह उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि हम लोगों ने सोवियत यूनियन के साथ एक करार किया था, विच इज व्हाई सोवियत यूनियन स्टूड बाय अस, विच इज स्टिल स्टैंडिंग बाय अस। अमेरिका या कोई और देश जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो वीटो कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस वक्त भी 1971 के वॉर के दौरान भी किस देश ने भारत का साथ दिया? किस देश ने भारत, जबकि ईरान ने तो यह बोला था वी आर सेंडिंग आवर आर्मी टू हेल्प पाकिस्तान। अगर हम लोग वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें नहीं सर, ये तो वॉर की बात है जी, तो किसने इकोनॉमिक किसकी बात कर रहे हैं देख लीजिए कि नेपाल तक जो है आपको आंख दिखा रहा है, श्रीलंका भी आपसे
रिलेशनशिप नहीं रखना सर चाहता। श्रीलंका इज थैंक्ड अस। साहब जो बात बोलने गए थे प्रदीप जी ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, तो इनको नेपाल नजर सर, आ रहा यहाँ है। पे जो हिसाब से इनको महंगाई बढ़ी हुई है, नजदीकी देश नजदीक आ रहे हैं, और जो ये जॉब कांग्रेस वाले इतने बेईमान हो गए देश के साथ कि जुमलेबाजी ये वर्ड ये यूज करना, ये कहां से जुमलेबाजी है? अरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में हुआ है, तुम्हारे नानाओं ने बाप ज्यादाओं ने, कांग्रेस वालों ने देश को लूट कर 60 साल राज किया। हमने 11 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में किया है, जो टनल बनाए, जो रास्ते बनाए, जो रेलवे की सुधारना है, जो एयरपोर्ट की सुधारना है, जो अस्पताल की है, जो एजुकेशन की है, सब जो डैम है, जो वाटर रिसोर्स है, जो बिजली है, जो आवास है, जो शौचालय है, अरे इतना सब करने के बाद आप बेईमानी देश के साथ इतने करते हो, इसको जुमलेबाजी बोलते हो? सर अभी देश को जीडीपी के ऊपर जाके फारूकी साहब उन्नति की, विदेश में जाकर इतना डंका बजाया, आपका जुमलेबाजी ये वर्ड जो है ना, ये देश के साथ बेईमानी करने वाला है। फारूकी कांग्रेस साहब कब तक बेईमानी अभी करेगी अभी देश के साथ? हाल ही में पूरा सत्यानाश हो गया, एक हफ्ता कोई बचा नहीं पहले है कांग्रेस में अभी। साहू जी फिर बोलते हैं साहब, जुमलेबाजी। एक ये हफ्ता शर्म पहले, आनी चाहिए तुमको। 1 week ago, जुमलेबाजी का मतलब क्या होता है? 1 week ago, ये 1 क्या week जुमलेबाजी का ago, मतलब क्या होता है? मोदी जी आज जस्ट देश में जो inaugurated, रफ्तार है डेवलपमेंट की, विकास की जो गति बढ़ी है, एक्सेप्ट करने वाला जिस तरीके से विकास होने जा रहा है, उसके बारे में अनदेखा करके मुंह में आए हो बताने का, बात करते हैं। मुंह में सर, सबसे मुंह में बड़ी आए बात क्या है? करने का। फारूकी ये साहब, कब सुधरेंगे तुम लोग? सर फारूकी साहब ये कांग्रेस वाले बताइए, कब सुधरेंगे? साहू जी बेईमानी, साहब, मरते दम तक बेईमानी, आखिरी लक्ष्मण साहू क्षण जी तक साहब। बेईमानी। जी तुम्हारे सब नेता लोग छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, ये जुमलेबाजी है क्या? नहीं, जितने हमारे वहाँ खराब रहते हैं वो उधर जा रहे हैं, वहाँ अच्छा, अभी जो गए और जो बचे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ? बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। गुलाम वो नबी आप आजाद देखिए, खराब सब थे, बोलने की क्या जरूरत है? सिंधिया वो खराब जनता भी थे, देख रही है। बराबर है तो ना? इनको आंकड़े दे दीजिए सर। गुलाम नबी आजाद भी अभी खराब लगने लगे तुमको। अरे उनको रोना पड़ा संसद में तुम्हारे नेताओं के साथ। थोड़ा सोचो जरा फारूकी साहब। लेकिन एक चीज तो है, गुलाम नबी आजाद 60 साल आपको अच्छे लगे, अभी तुमको अच्छे नहीं लगते क्या वो? लेकिन अभी लक्ष्मण जुमलेबाज हो गए हो। हाँ? लेकिन लक्ष्मण अभी साहू जी जुमलेबाज हो साहब, गए। फारूकी साहब, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक पुल का। पहली बार ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक पुल बना। उसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन कनेक्टेड बाय रेल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तीसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट में जो एयर सर्विसेज अब चालू हुई हैं, पहले कभी नहीं थी। चौथी चीज, जिस विषय के बारे में प्रदीप जी ने शायद परसों या तरसों बात करी थी, कि हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ जो बॉर्डर है, वहां पर नई हाईवे बनी है और उसकी बाइलेन्स बनी है, जिसकी वजह से हमारी आर्मी जो है, अब उनको म्यूल ट्रेन की जरूरत नहीं है, खच्चरों की जरूरत नहीं है सर। फ्रंट तक जो है हमारा सीधा रास्ता जाता है। आवर कार्स, आवर जीप्स, आवर टैंक्स, एवरीथिंग कैन गो राइट अप टू द फ्रंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट बाय आवर बॉर्डर रोड्स डिपार्टमेंट, जो कि अभी तक नहीं बना था सर। तो जहां पर अप्रिसिएशन है वो तो है ही, लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब जो एक बड़ा सीरियस पॉइंट रेज किया था आसिफ फारूकी साहब ने, वेरी सीरियस, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, वो जो डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन है, किसी को अगर चोट लग गई फ्रंट पे या कहीं पर हमारे किसी फौजी को, उसको टैक्स करने का क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये तो गलत है, ये तो आप मोराल खत्म कर रहे हैं सर फौज का। लक्ष्मण सावजी साहब, ये तो वापस होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। आपने जो बात बताया ना उसके ऊपर, उन्होंने बोला कि भाजपा के जो सांसद है उन्होंने उसके लिए विरोध किया। भाजपा ने भी किया, बाकी सबने तो किया ही, भाजपा के लोगों ने किया, भाजपा के सांसदों ने किया। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई बात है तो भाजपा ने विरोध किया, वो पता है, इसलिए मैंने वो बात नहीं दोहराई, बाकी कुछ नहीं जी। लेकिन इट हैज टू बी भाजपा की भूमिका उसमें आ गई। इट हैज टू बी विड्रॉन। आपने बात बोली, इट हैज टू बी विड्रॉन। भूमिका भी, और दूसरा जो आसिफ फारूकी साहब ने हमने उसका समर्थन नहीं किया। एजुकेशन, सावजी साहब वो आपने एजुकेशन जो है गरीब बच्चों के छोटे छोटे स्कूल्स, जिस प्रकार से रफ्तार से यूपी में भी बंद है, यहाँ पर भी बहुत शटडाउन हो गए, जो 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए। वहां सोचने वाली बात है, जहां प्लान भी सर 5,000 हाईवेज, हाईवेज को अपने रनवे में बना दिया, बहुत जबरदस्त बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतिहास, भारत के इतिहास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। बट
स्कूल जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी अपलिफ्ट, जो फारूकी साहब ने साहब कहा। ये हाईवे को रनवे बनाया, ये देश के सुरक्षा के साथ प्रयास है, ये भी सोचना पड़ेगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल हम है। कितनी सोचते हैं, इसका एक लेकिन एक सर उदाहरण है। अच्छा, स्कूल की बात करें, स्कूल की ये बात देश करें के सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है ये। सर, स्कूल की बात करें। स्कूल जो उन्होंने इशू हाईलाइट किया, स्कूल पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। प्राइमरी स्कूल अब बंद करने की जरूरत क्या है? हजारों करोड़, लाखों करोड़, 1,70,000 करोड़ का बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मगर स्कूल्स आप बंद क्यों करते हो? तो छोटे इन्होंने स्कूल का बजट भी कम कर दिया है। आप जी, कम किया है और साहू जी साहब किया है। एजुकेशन का बजट कम हुआ है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। और तो और छोड़िए, हेल्थ केयर का भी बजट कम हुआ है, सिर्फ स्कूल्स का ही नहीं हुआ है, हेल्थ केयर का भी बजट जो है वो भी कम हुआ है, विच इज वेरी सैड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आई डोंट इवन नो हु इज डूइंग दिस। और जो नौजवान अपनी जान लड़ा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो सर आप वो तो उसी से बीजेपी भी साझा अपोज करिए कर, सर वो तो वापस होगा 100%। मैं आपको यहीं पे प्रेडिक्शन दे देता ये बात हो हूँ, गई। एक महीने के अंदर अंदर वापस होगा वो। लेट बी वेरी नहीं क्लियर सर, उससे ठीक है, वो करेक्ट करें, सर, लेकिन हमारे intention- पास उसके बारे में हमने बुराई बात क्या किया, Intention। हमने वो टाला नहीं है, लेकिन हमने और समर्थन आप नहीं लोग किया का ये उसका, आपके क्या साथ हमने जहन बोला काम वो। करता है साहब, कि साहू जी जिसके साहब, ऊपर आपके लिए आपको संदेश है, आपके लिए संदेश है। जो फारूकी साहब बोल रहे हैं ना, जरा ध्यान से सुनिए, आपके लिए संदेश है। मैं अभी तक मानता हूं कि कांग्रेस को हराने वाले आप नहीं थे। मैं लिख के देता हूं आपको, इसके ऊपर मैं बहुत लिख चुका हूं और बहुत कुछ मैं सुन भी चुका हूं। बिल्कुल मानता हूं मैं ये बात। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी सर, कांग्रेस को हराने वाले इनके ब्यूरोक्रेट्स थे, इनके जो नौकरशाह थे वो थे, वही आज की तारीख में आपके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। याद रख लीजिएगा, ये जो आया है ना डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन के ऊपर जो ये टैक्स लगाने वाले हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा फौज को सपोर्ट किया है। ये कोई आपके ब्यूरोक्रेट है वहां पे जिन्होंने घुसा दिया इसको अंदर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बहुत केयरफुल रहिए सर। सर, ये पूरी सोवियत यूनियन को खा गए, हम लोग क्या हैं सर, बहुत केयरफुल रहिए इनसे। ये कभी भी किसी की तरक्की देख नहीं सकते, मैं लिख के दे देता हूं आपको, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। साहू जी साहब, आपको इसके बारे में कुछ बोलना हो तो बोलिए प्लीज। नहीं, इसके बारे में बोलने की एक बात ऐसी कि गुड गवर्नेंस के बारे में जो प्रयास करने हैं, हमको तेजी से करने पड़ेंगे, जी, ज्यादा होशियारी से करने पड़ेंगे, वो करना ही पड़ेगा। दुरुस्त बात है। और सबको बोलिए, अपने मंत्रियों को बोलिए, जरा आंखें खोल करके काम करें सर, वेरी फ्रैंकली। खतरा बहुत है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब पिछले बार का चुनाव था, फारूकी साहब यहां पर थे, फारूकी साहब ने कहा था देखो इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी वगैरह वगैरह, और हमारी और उनकी बहस हुई थी। मैंने खुद ने बोला था कि बीजेपी की मिनिमम 335 सीट आएंगे, ऐसा मैंने खुद यहां पे बोला था, मैं मानता हूं। आइट से तो फारूकी साहब हंस रहे थे और मेरी और उनकी काफी बहस हो गई थी। आपकी 240 सीट आई। आपको मालूम है, एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, अभी भी सर्व कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने मुझको कहा था भारतीय जनता पार्टी 250 के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने कहा भैया, वो मेरा जूनियर था स्कूल में, ही इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन नाउ। मैं कहा तुझे कैसे मालूम? वो बोलता वी हैव डिसाइडेड दैट द बीजेपी विल नॉट क्रॉस 250। सर, किन की बात कर रहे हैं आप? सरकार ये चलाते हैं सर, 1857 से आज तक यही सरकार चला रहे हैं सर। आपको तो भ्रम है कि आप अभी पावर में, आप पावर में नहीं है। आगे आपकी मर्जी सर, आई एम श्योर यू डोंट एग्री विद मी, बट दैट इज माय ओपिनियन। भारत को हमेशा नौकरशाह चलाते हैं, सरकारी बाबू चलाते हैं सर। मैं अभी भी बोल रहा हूं, वो सिस्टम चेंज इसके बारे में सर, हमारे नेताओं को, सरकार को हम विजिलेंस लाने के बारे में बिल्कुल इसकी चर्चा होगी। जी होगी, पता नहीं कब होगी। मैं तो पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिख चुका हूं इसके ऊपर। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी लिखी थी, राजीव गांधी के वक्त भी लिखी थी, कोई सुनता ही नहीं है सरकार में। क्योंकि आखिर में वो चिट्ठी भी आगे देने वाला कौन है? वो भी तो नौकरशाही है ना। सीधी बात है। इन एनी इवेंट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस and lovely to see President Macron jogging at Churchgate। मजा आ गया सर देख के। और हमारी जो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में, वाह जबरदस्त, ऐतिहासिक, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, साहब, thank you. आसिफ फारूकी साहब, और आसिफ फारूकी साहब इसी तरह हैंडसम लगते रहिए, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। साहब, हिंद। yes। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। मातरम। जी, थैंक यू सर। But really and truly speaking, why did the Congress have to fall into the trap of the MIM? I mean,
एक तरफ आप जो है वो आप वीर सावरकर की आप मतलब उनकी आलोचना कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं टीपू सुल्तान की आप तारीफ कर रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं कि दैट यू लूज योर एंटायर वोट। आई मीन द मुस्लिम वोट इज नॉट गोना कम टू यू। मुसलमान वोट जो है आपको नहीं आएगा अगर आप टीपू सुल्तान की आप तारीफ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात है। मतलब The Congress has lost, as actually Manishankar Iyer said, the Congress has reduced because Rahul Gandhi has reduced. His leadership has reduced. Manishankar Iyer said one more thing which we did not discuss at that time क्योंकि फारूकी साहब was already under pressure. Manishankar Iyer साहब ने ये बोला that the Congress hates each other, Congress leaders hate each other than they hate the communists. कम्युनिस्ट को इतना नफरत नहीं करते जितने आपस में नफरत करते हैं लोग, तो क्या लड़ेंगे केरला में। तो और बीजेपी इज ऑलरेडी वन। सर एक कॉर्पोरेशन तो बीजेपी जीत गई पहली बार, तिरुवनंतपुरम की जो कॉर्पोरेशन है अभी बीजेपी के हाथ में। आप खुद केरला से हैं सर ओरिजिनली, मतलब वैसे तो आप मुंबई के हैं और पूर्वज तो आप केरल के हैं। मैं आपको बोलता हूं कि कौन कभी कोई अनुमान लगा सकता था, could anybody have guessed that something like this would happen? अरे यार इम्पॉसिबल, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हो गया। एंड आई डिसएग्री कंप्लीटली विद अ लॉट ऑफ पीपल। द फैक्ट रिमेन्स मिस्टर मोदी has done a wonderful job on so many things. The country is too big, it is not 140 crores, 156 crores। और अगर बाहर के लोग जो हैं देश को, भारत देश को एक बहुत बड़ी मार्केट की तरह, एक बाजार की तरह देख रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? गुड, दैट्स आवर स्ट्रेंथ, वी शुड प्ले टू आवर स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर मोदी इज डूइंग। हर एक कोई बोलता है 1.4 बिलियन कस्टमर्स, यस एब्सोल्युटली ट्रू, 1.4 बिलियन customers. Now comes the crux of the matter. If we have 1.4 billion customers, Pradeep ji, that means we are not a poor nation. Those 1.4 billion people have buying power. उनके पास क्षमता है ना खरीदने की, Purchasing power. आपकी परचेजिंग पावर खरीदने के लिए उनके पास उनकी क्षमता है, इसलिए वो कस्टमर है ना। अरे जिसके पास अगर कस्टमर, मतलब ऐसे कस्टमर का फायदा क्या जिसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, जैसे आपने कहा। सो एटलीस्ट दैट हैज टर्न, दैट इज अ न्यू सिचुएशन फॉर इंडिया and our people are an asset. I have always maintained that, like Gandhi ji, our people are not a liability. जो 1.56 बिलियन अभी हम लोग हैं, वो सबसे बड़ा एसेट है हिंदुस्तान का। Well, that's it. That's all we got. प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? No, fantastic. I mean, what we talk about is when we talked about when Prime Minister Modi says ऐतिहासिक India, it's historic for India. The 12 years has got the highest, the biggest infrastructure push. Which is true. And absolutely No right. argument about it. There is no argument. He says it's a landmark thing. If you see the Yes. entire history of India, this has been आज the तक नहीं। highest and biggest infrastructure push. Quite true. And nobody can say no to it. Absolutely true. And the way we are growing. और Number जो three, बात आपने सॉवरेनिटी की कही थी ना कि भाई why should USA dictate to us where we should buy oil from? सर यूएसए ने तो सैंक्शन लगा दिए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पे भी कि आप ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो I mean that is the crocodile in the pond, the USA. I mean, come on. Yeah, but you have to deal with them at some point of time. We have to deal with them. And Modi has dealt with them being Very quiet, well, very well. being quiet and doing the way what we should be doing for our people. प्रदीप जी, दूसरी बात क्या है कि we are still importing 1.1 million barrels a day from Russia. And अभी without भी, telling anybody. आज भी आ रहा है। और वही 1.1 मिलियन बैरल्स अ डे जो है वही रिफाइन होके वापस यूरोप जा रहा है और यूरोप खरीद रहा है हमसे। एंड बाय द वे सम ऑफ इट इज गोइंग टू द यूएसए एज वेल, इवन द यूएसए इज बाइंग। सो दैट्स जस्ट अबाउट इट। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट अनसेड, एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू डील with the elephant in the room, with the crocodile in the lake, or with a shark in the ocean. You have to deal with them whether you like it or not. That's it. Unless you're strong enough right now to eat up the shark, destroy the crocodile and ride the elephant. You're strong enough to do that, do it. ऐसी क्या बात है? मैं तो कांग्रेसियों से बार बार यही पूछता हूँ, आप क्या चाह रहे हैं कि ट्रम्प साहब के साथ हम लोग अपने रिलेशन बिगाड़ते, कहते भाड़ में जा तू, हम तेरे साथ कुछ डील ही नहीं करेंगे। डू यू वांट दैट? एज अ रिजल्ट विच जो आज की तारीख में आपका 150 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है वो खत्म हो जाए। मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है। इन एनी इवेंट, I think Mr. Modi has done a wonderful job. His team has done a wonderful job. But now I'm waiting for the news that Ms. Nirmala Sitharaman will withdraw that tax Most shameful. on disability compensation. And this is also, Prime Minister should know that this is also a record. No country in the world would ever do this. Sir, we have not done it for 100 years. Sir, You know, 100 साल से नहीं किया हम लोगों ने। बिल्कुल। डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन पे आप टैक्स लगाओ, कैसे लगा सकते हैं आप?
You should jail the finance minister for even talking about these things. ये वही कर सकता है जिसने कभी फौज में सर्व ना किया हो. या फौज का इतिहास भी पढ़ा हो तो भी नहीं करेंगे ये सब. This is an anti-India. It's an anti-national move. Let's be very clear. ये देश विरोधी कदम है. डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन पर टैक्स लगाना. Are they earning profit? They lost a little, कितने they लोग lost हैं? their hand, they lost the eyes. सर कितने लोग हैं ऐसे? आप मुझे ये बताइए ना, कितना बचा लेंगे आप? कितना टैक्स ले लेंगे आप उस पे? हमें तो ये शर्मनाक बात है. In any event, I hope the Prime Minister intervenes and asks the Finance Minister kindly withdraw this and do it and apologize to the nation. It should never have come in the budget. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. Pradeep ji और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारे साथ रहे. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. हमेशा आपके साथ और द रियल People's पीपल्स channel. चैनल. That's the logo tagline that you gave. The Real Nation Now, People's the Channel. real people's. We give. Nation Now, the real people's channel. Let's be very clear. And that's it. That's all we've got for you. See you tomorrow. In the meantime, please do send in your comments. अगर चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. और यहाँ तक हमारा सवाल है. मिलेंगे आपको कल. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.